चलो बेटा बातें क्यों कर रहे हो, रिवीजन करो कल का। फिर मैं सुन रहा हूँ आपको मुझसे। रिवाइज करो जल्दी, क्या कर रहे हो आप लोग। कल हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था ना, उसको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करो। किसी कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो, फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, सेल। तो आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, जल्दी से। किसी को डाउट है बताओ। फिर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। कौन सी करेंगे बेटा, यूकैरियोटिक सेल। अच्छा अब पंखा तेज हो गया ना, क्या हुआ, लाइट आ गई। अभी तक किस चल रहे थे, इन्वर्टर से। अच्छा ये बताओ, बोलो मत। हम लोगों ने जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था। मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, किंगडम मोनेरा यानी कि मोनेरंस में, ठीक है। जिसमें तुम्हारा बैक्टीरिया आएगा, बिलोग्रीन एल्गी आएगा, माइकोप्लाज्मा और पीपी एलो। यहाँ पे कौन सेल होती है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और ये सभी एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। पता है आपको, अगर मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम देखें तो मैंने बताया था यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कैसा होता है, नीक। कैसा होता है, नेक्ड होता है। इसके बाद राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम। अच्छा कल ये बताओ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था जो प्रोकैरियोटिक सेल का, वो क्या था, मीसोसोम प्रेजेंट था, ठीक है। आप लोगों को पता है अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके पास क्रोमैटोफोर होता है, जिसके पास क्या होता है, पिगमेंट होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस सब कार्य क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये सब भी आपको पता है। तो लगभग आप लोग बताओ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ, बैक्टीरिया के बारे में क्लियर हो गया बेटा। एक बार आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। आप लोग पता है दो ही टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अच्छा अब बताओ मुझे, यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट सेल होती है। यू का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है बेटा, अगर कहीं भी यूकैरियोटिक लिखा है तो इसका मतलब देखो, यूकैरियोटिक लिखा है इसका मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। और हम बोल सकते हैं कैरियन का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस। जब ट्रू न्यूक्लियस होता है इसका मतलब कौन सी सेल होती है, यूकैरियोटिक। यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी होता है, यहाँ पे गोल्गी बॉडी भी होती है, यहाँ पे राइबोसोम भी होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट सेल होती है। और जो हम लोगों में भी कौन सेल पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं बोलूं कि यूकैरियोटिक सेल किस किस में होती है तो आप लोग डायरेक्ट किंगडम के नाम बता दो। जैसे आपको बताया प्रोटिस्टा में कौन सेल होती है, यूकैरियोटिक। इसके बाद फंगस में कौन सेल होती है, यूकैरियोटिक। इसके बाद प्लांटी में कौन सेल होती है, यूकैरियोटिक। और एनिमल्स में कौन सेल होती है, यूकैरियोटिक। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर आप मोनेरंस को हटा के धरती पे जो भी है सबके पास कौन सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल।
आप लोगों को पता होगा यूकैरियोटिक सेल मोस्टली दो टाइप की होती है, एक होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। आपको ये भी पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्लांट सेल होती है, एनिमल्स होते हैं उनमें एनिमल सेल होती है। अगर प्लांट सेल का यूनिक फीचर की बात करूं तो वो होता है सेल वॉल प्रेजेंट। क्या होता है? यानी कि प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो कौन सी सेल है? प्लांट सेल। और सेल वॉल एब्सेंट है तो कौन सेल है? वैसे और भी फीचर है, हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन बेसिकली तो यही फीचर है। ठीक है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस भी होगा, जेनेटिक मटेरियल भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, सेल मेम्ब्रेन, मतलब सब कुछ होगा। ठीक है, ओवरऑल। तो पढ़ेंगे करके। ठीक है, तो आप लोग किताब निकालो बेटा और पढ़ते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो घर पे? हैं? यस सर कहते तो पढ़ाई करते हो कैसे ही? मेहनत से पढ़ते रहो बेटा। हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी कि जिस सेल के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस होता है उस सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये सेल हम बोल सकते हैं कि आपका प्रोटिस्टा से लेके, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमलिया, इन सब में जो होती है वो कौन सेल होती है? यूकैरियोटिक सेल। यानी कि हमारे पास भी कौन सेल होती है? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आपको पता है मोनोलेंस में होती है खाली। तो हम लोग एक करके कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है बेटा। देखो पहले कह रहा है कि प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, यानी कि सभी में जो सेल होती है वो कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल। क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा ये बताओ, आप लोगों को ये तो पता है, अगर मैं पूछूं आपसे कि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वाले होते हैं वो यूनिसेलुलर एनिमल कौन से होते हैं, बता दोगे? कौन से? प्रोटिस्ट। यानी कि जो प्रोटिस्ट होते हैं वो सब कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। और हम बोल सकते हैं इसके बाद जो भी हैं वो सब कैसे हैं? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वो देखो, अगर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि यूनिसेलुलर जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स तो होते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स कभी मल्टीसेलुलर नहीं हो सकते, लेकिन यूकैरियोटिक दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यानी कि यूकैरियोटिक में जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं वो प्रोटिस्ट होते हैं और बकाया जो अगले होते हैं सब कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का मतलब सबको पता है बिल्कुल? ठीक है, मैं सोच लेता हूँ ये भी ना बताओ। इसके बाद देखो बेटा अगले क्या कह रहा है? इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। आपको बताइए यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, हम न्यूक्लियस हो गया, तो बहुत सारे मिलेंगे। हम लोग एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अगले कह रहे हैं यूकैरियोटिक सेल पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विद अ न्यूक्लियर एनवेलोप। एनवेलोप का मतलब क्या होता है? कवरिंग। आप लोगों को बेटा पता है जो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा सेल के पास, वो जैसे मान लीजिए ये सेल है तो बेटा यहाँ पे कैसा होगा? ऐसे होगा। कैसे होगा? ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है। कैसी होती है? डबल। कैसी होती है? और यहाँ पे अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। समझ गए आप लोग? ठीक है, कह रहा है इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। हम लोग अगले पढ़ेंगे, टॉपिक भी है इसमें साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब होता है सेल का स्केलेटन। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना होता है भाई, वरना तो ऐसे बताओ, अगर अंदर कोई स्केलेटन टाइप का नहीं होगा तो ये न्यूक्लियस इधर आ जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं, हम लोग अगले पढ़ेंगे, माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या? साइटोस्केलेटन। क्लियर है बेटा? इसके बाद कह रहा है देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। यानी कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम। बेटा सब बच्चे ये बताओ पहले मुझे, आप लोगों को सबको पता है कि क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, या फिर बोलता हूँ जीन क्या होता है, सब पता है आप लोगों को? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है अभी? किसी को भी नहीं? पूछूं आपसे? पूछ सकता हूँ? हैं? सब लोगों को पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता है? तो बोलो बेटा, आप लोग हाँ क्या करते हो? जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है पहले बताओ? यानी कि ऐसा मटेरियल जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन।
लेकिन वो कैरेक्टर्स वो वाले नहीं होते कि अगर पापा क्रिकेटर है तो बच्चा भी क्रिकेटर बनेगा, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। वो वाले कैरेक्टर की पापा पापा है तो बच्चा भी पापा की तरह बनेगा, मतलब शकल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके भी हाथ होंगे, उसके भी पैर होंगे, शकल भी होगी, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि आप लोग की बच्चा जो होगा वो बंदर की तरह बन जाएगा, सही है, वो वाले कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करता है बेटा? डीएनए। कौन करता है? और डीएनए करता है, इसीलिए डीएनए को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। आपको पता होगा कि हैप्लॉइड सेल पापा की होती है और हैप्लॉइड सेल मम्मी की होती है। हैप्लॉइड का मतलब ही होता है कि 23 क्रोमोसोम पापा के और 23 क्रोमोसोम मम्मी के, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ आधा डीएनए पापा का और आधा मम्मी का, और वो दोनों मिलके फ्यूज होके यानी कि बनाते हैं 23 पेयर। क्या बनाते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम बनाते हैं, और इससे पूरा जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो उसी से होता है। क्लियर हुआ? इसके बाद मैंने कहा था आपको डीएनए होता है जब वो रैप्ड होता है प्रोटीन के अराउंड, तो उसे बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। हमारी सेल जो होती है एक साइकिल फॉलो करती है लगातार। क्या करती है? साइकिल फॉलो करती है। और आपको पता है कि उसमें स्टेज होती है, G1 होती है, S होती है, G2 होती है, इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसके बाद साइटोकाइनेसिस। आप लोगों को पता होगा ये बात। अगर मैं आई फेज में देखूं G1, S और G2, देखो यहाँ पे ऐसे समझो आप लोग, ये एक साइकिल है सेल की, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहले आपको पता होगा आई फेज होता है, कौन सा फेज होता है? आई फेज होगा यहाँ पे। आई फेज का मतलब पता है क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर मान लीजिए ऐसे हुआ है, ये हो गया G1 और ये क्या हो गया बेटा? S, और ये क्या हो गया? G2। यहाँ पे ये होता है कि अगर डीएनए है जो, अगर इस वाले फेज में साइकिल चल रही है सेल, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखेगा क्रोमैटिन मटेरियल। क्या दिखेगा? क्रोमैटिन मटेरियल। और क्रोमैटिन मटेरियल का मतलब ही होता है डीएनए, और साथ में बेटा क्या होगी? प्रोटीन। क्या होगी? कौन सी प्रोटीन को पता है बच्चों को? नाम पता है प्रोटीन का? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन। अगर ये दोनों साथ में है तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? तो यहाँ तक तो हमें क्रोमैटिन दिखता है। अच्छा, एस पेज में इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होते हैं बेटा? क्योंकि आपको पता है जब सेल डिवाइड करेगी तो डीएनए का अमाउंट डबल होना चाहिए भाई, एक सेल से 2 सेल बनेगी। अगर डीएनए का अमाउंट डबल नहीं होगा तो दोनों सेल में बराबर जाएगा कैसे? आप लोगों को पता है जब एक सेल से 2 सेल बनती हैं, ये अगली चैप्टर है, इसमें इसी के बाद बात करेंगे इसी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक सेल से कितनी सेल बन गई? 2 बन गई। अगर यहाँ पे डीएनए कंटेंट मान लीजिए 2C है, कितना है? तो पहले एस पेज में कितना हो जाएगा? 4C, और इसके बाद 2C इसमें और 2C इसमें, सेल डिप्लॉइड रहेगी। समझ गए हम लोग? तो यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल होता है, डबल होता है एस पेज में, इसके बाद यहाँ से प्रोफेज होता है स्टार्ट, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। यहाँ आपने पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर में, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोफेज जो होता है उसमें क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमैटिन से क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। और आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर हम सेल की बात करें तो बेस्ट स्टडी करना है अगर मुझे क्रोमोसोम की, तो कौन से पेज में होती है? मेटाफेज। ये सब आपको क्लियर है बेटा सबको? ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम, और वही जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो किसमें चेंज कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? ठीक है। अगले देखो, अब बेटा ये कह रहा है कि आप लोग बताओ सारी यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं क्या? आइडेंटिकल का मतलब जानते हो क्या? एक जैसी, बिल्कुल सेम। ऐसा होता है क्या? नहीं। अलग अलग सेल अलग अलग आइडेंटिकल नहीं होती, अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसमें तुम्हारा 2 टाइप हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। सबको पता है प्लांट में कौन सेल होती है? प्लांट सेल। और एनिमल में कौन सेल होती है? एनिमल सेल। इसका मतलब यह है कि जो सेल होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती है। देखो कह रहा है डिफरेंट एज अ फॉर्मर प्रोसेस सेल वॉल। पहला क्या है बेटा? सेल वॉल। दूसरा क्या है? प्लास्टिड। क्या है? और तीसरा है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल which are absent in animal cell। यहाँ पे स्टार बनाओ। प्लांट सेल में क्या अलग होता है एनिमल सेल से? पहले तो मैंने ये बार बार बता चुका हूँ कि यूनिक फीचर होता है प्लांट सेल का सेल वॉल का प्रेजेंट होना। सही है, पहली बात। दूसरी बेटा आप लोग बताओ क्या एनिमल क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं करते। तो उनके पास सिर्फ प्लास्टिक क्यों होगा? ना तो एनिमल ऐसे होते हैं जो कलर्ड होते हैं, भाई हम लोग रेड होते या ग्रीन होते, अच्छा रहता ना। अगर रेड होते, ग्रीन होते या कोई और कलर के होते, ऑरेंज होते, तो हमारे अंदर प्लास्टिड होता। प्लास्टिड काम क्या होता है? पिगमेंट होते हैं प्लास्टिड के अंदर, और उससे क्या होता है? प्लांट कलर देता है। क्या देता है? कलर। तो हमारे अंदर प्लास्टिड भी नहीं होगा भाई। एनिमल सारे या तो ब्लैक होंगे या सफेद होंगे, ऐसा तो नहीं हरे के या कोई देखा है आपने? हाँ भूरे होते हैं, लेकिन वो एनिमल सेल का फीचर नहीं है, लेकिन वो पिगमेंट के हमारे स्किन में पिगमेंट होता है। जैसे हमारी स्किन होता है मेलानिन पिगमेंट। कौन सा होता है?
वो हार्मोन की वजह से होता है। वैसे ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ अंदर सेल के अंदर प्लास्टिड होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड नहीं है। दूसरा तीसरा बेटा होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। आपने देखा होगा अगर ये प्लांट सेल है तो देखो, बोलो मत, ये न्यूक्लियस है, सही है, और यहाँ पे आपको होता है वैक्यूल्स बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं। ये किसमें बनाते हैं? प्लांट सेल में। ये क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब होता है खाली जगह, सही है। ये 90% एरिया होता है प्लांट सेल के। तो ये प्लांट सेल में होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट। क्या होता है बेटा? तो कितनी चीजें हैं? 3। पहला क्या है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। दूसरा क्या है? प्लास्टिड। अच्छा, प्लास्टिड यहाँ पे इन्होंने क्लोरोप्लास्ट नहीं लिखा। प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक टाइप है। प्लास्टिड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टाइप जो कलर लेस होते हैं, और एक होते हैं कलर्ड। कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जो अपने अंदर स्टोर करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया ना? जैसे ऑयल को स्टोर करता है उसे क्या बोलते हैं? एलियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? सॉरी, प्रोटीन को करता है उसे क्या बोलते हैं? एलियोप्लास्ट। ये होता है इलियोप्लास्ट, वो करता है ऑयल को स्टोर। पता है आपको? तो इसका मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, आप लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि यहाँ पे सेल वॉल, दूसरा प्लास्टिड और तीसरा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये तीनों चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं एनिमल सेल में और प्रेजेंट होती हैं प्लांट सेल में। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? डिफरेंस। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो। अगले कह रहे हैं अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल। एनिमल्स के पास क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। तो आप लोग दोनों फीचर समझ गए। यहाँ स्टार मान लो, इंपॉर्टेंट ये बात है और आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो एनिमल सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो प्लांट सेल में क्या होता है? एब्सेंट। सेंट्रियोल का काम पता है क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना। क्या होता है? जब आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ोगे बेटा, जब आप लोग क्या पढ़ोगे? सेल साइकिल सेल डिवीजन, तो आप लोगों को पता होगा क्रोमोसोम ऐसे करके लग जाते हैं, लग जाते हैं। अरे थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं पढ़ा है? पढ़ा है बेटा। तो यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, एक सेंट्रियोल यहाँ पे होता है और एक कहाँ होता है? जो क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर। क्या बनाता है? और स्पिंडल फाइबर जो बनाता है वो अटैच होते हैं इससे, ऐसे करके। डिजाइन आपको डिजाइन लगती है क्या? ये डिजाइन बनाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है? अटैच हो गया ये। अब इसके बाद जब क्रोमेटिड अलग, वो सेंटर जो ये है सेंट्रोमियर, ये वाला, ये क्या होगा? अलग अलग टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो एक क्रोमेटिड इधर और एक क्रोमेटिड इधर। तो ये काम किसका होता है? स्पिंडल का बनाना, सेंट्रियोल का। समझ गए? तो जो किसमें होता है? एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में क्या होता है? एब्सेंट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सेल है, देखो, देख लो आराम से सब लोग बैठ के। बहुत आपने बनाई होगी 10th में। बनाई नहीं? 10th में नहीं बनाई थी? पेपर में आई होगी? आई थी बेटा, 2 नंबर में आती है। चलो बनाई थी, बातें मत करो, देख लो एक बार, शकल देख लो इसके अच्छे से, ठीक है? ये क्या है? एक सेल है। क्या है? सेल। ये कौन सेल आपको लग रही है बेटा? प्लांट सेल। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तो पहली बात तो वैक्यूल है। क्या है बेटा? वैक्यूल है यहाँ पे। क्या है और क्या है बताओ? देखो पहला ये वैक्यूल है, दूसरा ये सेल वॉल है, और तीसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये है। इसका मतलब ये कौन सेल है? प्लांट सेल है। ये इसकी बेटा क्या होती है? सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल, ठीक है? ये इसकी सेल वॉल की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये बीच में बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, जो खाली जगह होती है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? इसका काम होता है सेल से कोई चीज बाहर आना या सेल के अंदर आना। इसके बाद सुनो, ये देखो बेटा, ये क्या हो गया? वैक्यूल। क्या हो गया? तो ये देखो यहाँ कितना बड़ा वैक्यूल है, ये 90 एरिया में होता है सेल के। इसके बाद ये क्या है बताओ? कैसे पहचाना? हरा है, ये हो रही थी, हरा है, ठीक है? ये क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? इसके बाद बताओ ये क्या है? गोल्जी एपिटस। क्या है? गोल्जी एपिटस। इसके बाद ये क्या है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? और इसके बाद इस साइड में ये कौन सा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है?
न्यूक्लियस, इसके बाद ये क्या है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल है सब कुछ प्रेजेंट होगा। अभी आप लोग टेंशन मत लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है सेल के अंदर, किसका काम क्या है, सब पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, एक करके इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो अगले कुछ देर आप लोग एनिमल सेल देख लो। ये क्या है एनिमल सेल है, इसको भी देख लो एक बार, सही है हैं? देखो अच्छे से देखो, कहाँ देख रहे हो आप, इधर देखो, देखो यहाँ पे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम, सेंट्रियोल है, वो उसमें निकला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोविलाई, गोल्जी एपिडस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियर एनवेलोप, मतलब न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियोलस भी है और न्यूक्लियस भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये सेल के बाद पार्ट देख लिए आप लोगों ने, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो तुम्हारे मैं पढ़ाऊंगा वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सबसे पहले आप लोग ये बताओ बेटा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप लोग क्या समझते हो, क्या क्या सोचते हो आप लोग? सेल मेम्ब्रेन नाम लेता हूँ, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है समझो। जैसे सपोज मानो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि झिल्ली होगी वही टाइप की, जब थैली होती है मार्केट में मिलती है वो भी एक टाइप की मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल के अंदर ऐसी नहीं होती। सेल के अंदर होती है सेमी लिक्विड, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की। और आप लोगों को पता है लिपिड का मैटर क्या होता है, इसे आप ऐसा समझ सकते हो, इसका नेचर जो होता है वो होता है क्वासी फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है आधा लिक्विड। जैसे आपने घी देखा है, घी, तो घी जो देसी घी होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ठंडों में कैसा होता है? जमा हुआ होता है। कैसे? जैसे हल्की हल्की गर्मी आती है, हल्की हल्की, तो तुम देखा होगा ऐसा हो जाता है कि रोटी, ठंडी रोटी चिपड़ लो आराम से, ऐसा हो जाए। अब सुनो बात को, ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसका वैसा ही नेचर होता है हमारी मेम्ब्रेन का। समझ गए आप लोग? क्योंकि ये भी बनी है लिपिड बाइलेयर से। किससे बनी है? लिपिड की 2 लेयर होती है, सही है। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है वो चीज बता दे रहा हूँ पहले मैं। देखो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, क्या है? मेम्ब्रेन। आप लोगों को पता है मेम्ब्रेन होती है 3 टाइप की। टाइप होती है बेटा 3 टाइप की। पहली जो होती है परमेबल, कैसी होती है बेटा? परमेबल। दूसरी होती है सेलेक्टिवली परमेबल, सही है। और तीसरी होती है कौन सी? इम्परमेबल। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको कि बताओ ऐसी कौन सा ऑर्गेनेल होता है जो प्यूरोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में होता है? राइबोसोम तो होता है, लेकिन एक और बताया था बेटा, बताया था सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। समझ गए? सेम होती है, एक लाइन लिखी हुई है बस साफ साफ, मैंने स्टार में बनवाया था वहां देख लेने लगा। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल। कैसी होती है? अच्छा ये बताओ, परमेबल का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी चीज सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों आर पार जा सके, उसे क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि सेलेक्टिव चीजें ही जाएं, मतलब जो चीज जाने वाली है वो जाए और जो चीज ना जाने वाली है वो ना जाए। और तीसरा होता है इम्परमेबल। इम्परमेबल सिंपल सी भाषा में बोलो कि कोई चीज अंदर बाहर ना जा पाए। जैसे अगर आप दूध की थैली लेके आते हो तो क्या दूध उससे बाहर निकलता है? तो इसका मतलब वो कैसी है? इम्परमेबल मेम्ब्रेन। समझ गए? तो मेम्ब्रेन हम लोग बोल सकते हैं ऐसी बनी होती है। यहाँ पे ध्यान रखना है, वो आपको क्या ध्यान रखना है देखो, समझो। ये देखो, सबसे पहले 2 लेयर होती है लिपिड की। कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। यहाँ पे बेटा ये देखो, एक लेयर ये है, देखो एक लेयर ये है बेटा, ये वाली, और एक लेयर कौन सी है? ये वाली, सही है। यहाँ पे होता क्या है, बीच में प्रोटीन धसी होती है, बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। आप लोगों को पता होना चाहिए ये प्रोटीन क्यों होती है, पता है आपको? क्योंकि बेटा जो लिपिड होता है वो वाटर इंसॉल्युबल होता है, वाटर आर पार जा नहीं सकता, तो उसके लिए बीच बीच में क्या लगा दिए? प्रोटीन, सही है। प्रोटीन से होके निकल जाएगा, जो चीज लिपिड से नहीं निकलेगा, पहली बात। दूसरा जो बनी होती है वो लिपिड, प्रोटीन, और तीसरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? इन 3 चीजें से मिलकर क्या बनती है हमारी मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये ध्यान रखना है बेटा, जो आउटर साइड में होता है वो होता है हेड। क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अंदर साइड में ये देखो ऐसे रखे, ये क्या है बेटा? ये हेड हो गया, और ये क्या है? टेल। क्या है? आपको ध्यान रखना है कि आउटर साइड में हेड होता है, और जो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी कि आप लोगों को ये बात करते याद कर लेनी है कि हेड जो होता है आउटर साइड में वो होता है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होती है इनर साइड में वो कैसी होती है, इधर देख लो ऐसे करके, जो टेल होती है बेटा वो होती है हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर इनसॉल्युबल। तो टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और कैसी होती है, इनर साइड में। तब वो कहाँ होती है, अगर किताब में ना लिखा हो तो ऐसे लिख लो, सही है। आउटर साइड में हेड होता है जो होता है हाइड्रोफिलिक, और इनर साइड में टेल होती है जो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। ये बेटा आप लोगों को कतई आराम से बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोफोबिक और फोबिक और हाइड्रोफिलिक। अगले देखो यहाँ पे बीच बीच में क्या है बेटा, ये प्रोटीन है। अच्छा, प्रोटीन अंदर होती है इसीलिए बोलते हैं इंटीग्रल, और पेरिफेरल भी होती है मतलब बाहर की साइड में, तो उसे क्या बोलोगे बेटा, पेरिफेरल प्रोटीन। ये है देखो, ये है, ये चारों मतलब आउटर साइड में है, और ये प्रोटीन कैसी है, इनर साइड में। इसके बाद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी होगा, शुगर की देखो चैन लगी है, ये क्या है, शुगर है। तो ये मेम्ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, फिर सुन लो। सबसे पहले लिपिड जो होता है बाई लेयर में अरेंज होता है, 2 लेयर में। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि जो इसका हेड होता है कैसे, ये ऐसे होती है देखो बनी हुई, इधर बना के देखा देखो, ऐसे करके होती है बेटा, ठीक है। और बीच में क्या होगी, प्रोटीन लगी हुई, क्या होगी, और इसके बाद फिर से ऐसे। तो इसका जो हेड होता है वो कैसे होता है, आउटर साइड में होता है, कैसा होता है, और कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और जो टेल होती है वो इनर साइड में होती है, और कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। समझ गए हम लोग। बीच में जो प्रोटीन होती है उसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, साइडों से होती है उसे बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और उसके बाद क्या लगा होती है, शुगर। शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट। समझ गए हम लोग, इतना क्लियर हुआ। तो आप लोग पढ़ते हैं करके, ठीक है। हटा दूं ये। तो ये मॉडल जो दिया था वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था बेटा, सिंगर नाम है, सोचो, सिंगर। और वैसे हम लोग बोलते हैं सिंगर। तो यहाँ पे जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था, इसका हमने क्या किया, स्टडी किया। क्या किया, स्टडी। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, देखते हैं, पढ़े बेटा। देखो क्या क्या लिखा है, कह रहा है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडी ओनली आफ्टर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन कब, 1950। ये तो बहुत अच्छी डेट है। 1950 में क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ये क्या हो गया बेटा, कल 15 अगस्त है, आप लोग कुछ याद करके आ रहा नहीं आ रहा, कल बुलाया नहीं बुलाया, छुट्टी है। अरे लड्डू के लिए रुपए आए ऊपर से, लड्डू हम खाएंगे कल आके, हैं हॉलीडे लिखा है। तो आप लोग सर से कहते कहते सर बुला लो हमें, क्या दिक्कत, 15 अगस्त घर पे क्या करेंगे, लड्डू खाने का मन हो रहा है, नहीं हो रहा है आपका, नहीं हो रहा है, क्यों, खुद के वजह से खाओगे तो क्या फायदा, मैं कहाँ खिला दूंगा, तो यहाँ आओगे तो खिला दूंगा। तो अब मैं इतनी थॉट नहीं हूँ, ऐसे ही बुला दूंगा आप लोगों को, यहाँ पे बिठा दूंगा। वैसे कर बुलाना चाहिए था, बच्चों को थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाता। क्या चीज कह रहे, अरे हाँ, वो पैम्पलेट के लिए किसने बोला था, देश ने बोला था, नहीं प्रदीप सर ने। ये बेचारी दुखी हो गई थी, मैसेज करते करते करो मैं करते करते कैसे बनेगा। अब मैं मेरा एक दिन पहले छुट्टी हो गया था, तो मुझे पता ही नहीं था क्या कहानी चल रही है। अब मैं बार बार मैसेज देखूँ, किसी की आए पड़े बार बार कि मैं कैसा बनाऊं मैं कहूँ यार मैं क्या लिखूँ, मुझे पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, ठीक बच्चे कंफ्यूज हो रहते हैं, चलो कोई बात नहीं है। यार बात सुनो, अगर आप लोग कल आना है तो एक बार ऐसा करना, जाना, वो बैठे होंगे कोर्सपेंट सर, उनसे कहना कि सर हम तो कल लड्डू खाएंगे और हमें तो आना है, पढ़ाई मत करना, और हम भी वहाँ साइन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हॉलीडे है तो। अगर
आप लोग आओगे तो आ जाऊंगा, गाने वाने सुनाओगे तो। कोई कल यहाँ पढ़ाई सुनना होगी अगर आओगे तो। यहाँ पे तो आप लोग आओगे तो गाना वाना सुना देना। अबे गाना वो वाला नहीं, फिल्मी वाला, बॉलीवुड वाला स्टार्ट कर दो। वो कौन सा होता है? देशभक्त सॉन्ग है क्या? मैं हाँ सुना दूंगा। तो कैसी बात कर रहे हो? देखो मुझे तो एक चीज से लगती है खाली, जो बच्चों से मैं करवाता हूँ लगभग गाने उन्हें सॉन्ग तो नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं आते और तुम लोगों को भी लगभग नहीं आते होंगे। आते होंगे पिलावट लोगों को आते होंगे। किसको आता है? अरे जे वाले बताओ। लड़कियों को सबको आते होंगे। अरे लड़कियों को नहीं आते हैं। आप लोग स्कूल नहीं सुनाया कभी? अब बोलो मत बेटा। तो मुझे एक चीज से लगती है, वो होते हैं अंताक्षरी। और मुझे लगभग से लगता है अगर इतने बच्चे बैठे हो तो आधे बच्चे इधर और आधे बच्चे इधर, और दे दो मैक या कुछ दे दो और एक करके सुनाओ। किसी का वो मैं कोचिंग करवा देता हूँ, मजा आता है मुझे बहुत। बच्चे अपने इमोशंस बाहर निकालते हैं। मतलब ना ऐसा होता है ना कि बच्चे, जैसे मैंने लास्ट ईयर ऐसा किया था, बच्चे बोले सर कुछ करवाओ, तो मैंने करवाऊंगा, डांस ना करवाऊंगा यहाँ पे, अंताक्षरी चलो खेलो। अब जो बच्चे थे वो अंताक्षरी कम फोकस कर रहे थे, वो अपने इमोशन से ज्यादा फोकस कर रहे थे। गाने ऐसे निकाल के ला रहे थे कि तुम दिल की धड़कन। तो चलो तो बात नहीं बेटा, आप पढ़ते हैं, बहुत देर हो गई। ठीक है इधर आ जाओ। ठीक है अब कल मुझसे बात कर लेना सबसे, अगर हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है वैसे कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को आना हो तो आप कोर्सपोंडेंट से एक बार बात कर लेना, वो हो सकता है कह दें कि हाँ आ जाना, लेकिन उनसे कहते ना कि लड्डू मंगवा लेना, वरना नहीं आएंगे। चलो ठीक है बेटा, आप बातें मत करो, पढ़ लेते हैं। ठीक है फिर थोड़ी देर आप बातें करेंगे। अब जाओ इधर आ जाओ। अरे अब इधर आ जाओ, बैठो। यहाँ पे कह रहा है बेटा बोलो मतलब। अरे अब शांत जाओ सब लोग। इधर देखो बेटे, जब 1950 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गया था, तो इसके बाद हमने क्या किया था, प्लाज्मा जो ये मेम्ब्रेन है इसका क्या किया था, डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी की थी। ठीक है तो कह रहा है केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल। इसे अंडरलाइन करो बेटा, अंडरलाइन करो 4 में को। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए बताओ डिटेल स्टडी जो की थी सेल मेम्ब्रेन की, वो किस पे की थी? आरबीसी। कह रहा है इनेबल्ड the scientist to deduce the possible structure of plasma membrane। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था सब कुछ वही लिखा हुआ है। देखो कैसे कह रहा है these studies show that the cell membrane is mainly composed of lipid, और दूसरा क्या है बेटा, प्रोटीन। किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। कह रहा है मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन अ बाई लेयर। किसमें अरेंज होती है? बाई लेयर मतलब होता है 2 लेयर। ठीक है अगले कह रहे हैं also the lipid are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side। किस साइड में बेटा? outer side। समझ गए आप लोग? हेड किस साइड में? outer। और कह रहा है and the hydrophobic, क्या लिखा है बेटा? tail towards the inner part। इतना क्लियर है? मैंने अभी ये बताया हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है वो कहाँ होता है? आउटर साइड में, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो कहाँ होती है? इनर। ये ध्यान रखना बेटा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा, वो ध्यान रखना। सही है आप लोग भूल जाओ वहाँ पे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कौन कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखना है हाइड्रोफिलिक होता है हेड और हाइड्रोफोबिक होती है टेल। ठीक है अगले देखो कह रहा है बेटा, ये ध्यान रखना स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, स्टार मारो यहाँ पे। अगले कह रहा है दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। मैंने कहा था आपको अगर बेटा टेल हाइड्रोफोबिक है तो वो किससे बचाएगी? एक्वस एनवायरनमेंट मतलब होता है वाटर से, क्योंकि हाइड्रोफोबिक का मतलब ही होता है वाटर इनसॉल्युबल। क्या होता है? अगर आपको ना पता हो तो यहाँ पे ऐसे करके लिखो हाइड्रोफोबिक, क्या लिखो बेटा, और नीचे लिख लो वाटर इनसॉल्युबल, यानी कि पानी में घुला हुआ, घुलनशील नहीं होगा। इसकी बहुत आप लोग जानते हो लिपिड जो होता है तेल वगैरह घी वगैरह, ये पानी में कभी नहीं घुलते हैं ना। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे याद है, मैं सुनाऊंगा अभी थोड़ा पढ़ने पहले। ठीक है इसके बाद कह रहा है इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। साथ में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। अगले पढ़े
अब देखो क्या कह रहा है, आप लोग इतनी पता है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक कौन है, किसी बच्चे से पूछो सबको पता है, पता है आप बताना। ये बताओ हाइड्रोफिलिक हेड होता है टेल होती है, हाइड्रोफिलिक टेल बताया गलती, मतलब मुझे पता था कि बताओगे गलती, वो इतना समझने के बाद मैं बार बार कह रहा हूँ याद कर लो बेटा, हाइड्रोफिलिक क्या होता है हेड और हाइड्रोफोबिक क्या होती है टेल, ठीक है। अगले जहां स्टार मारते हैं वहां पे किया करो। अगले ये देखो कह रहा है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवेलेटेड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पॉल्स प्रोटीन होता है और क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे इतना ध्यान रखना खाली 52% क्या होता है प्रोटीन, 40% लिपिड और 8% कार्बोहाइड्रेट। चाहे अगले लिख लो 8% क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, लिख लो ठीक है। देख लिया देख लिया, चलो अगले देखते हैं। कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द ease of extraction membrane protein can be classified as integral, मतलब जो अंदर रसी हुई है वाली, सही है। एंड कौन सी होगी बेटा पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है जो बाहर होती है। कह रहा है पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली टू टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, पूरी तरीके से क्या होती है दसी हुई होती है कहां पे मेम्ब्रेन के अंदर, समझ गए ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़े चलो पानी पी लो बेटा, तुम नहीं पी पानी सही है, किसका है सही है, गर्मी बहुत पड़ रही है ना। फ्रिज में निकाल लगा और ठंडा है तो चलो ये अब बोलने लगे, देखो ज्यादा देर बोलने लगे हैं। मैंने कहा पानी पी लो, आप लोग बोलते हो तभी आपकी एनर्जी लॉस हो जाता है, फिर आप लोग पढ़ते हो याद नहीं होता है। पहले आप लोग पढ़ने को बस किया करो, बोलने पे नहीं। और ये दोस्ती तुम लोग निभा रहे हो यहाँ बैठ के ना, ये बेटा बाद में 100 रुपए मांगोगे तो 100 रुपए फोन पे नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ऐसा होता है एक दोस्त बन गया एमबीए, दूसरा दोस्त क्या बन गया कंपाउंडर, फिर कहोगे कि कंपाउंडर ही बना लो मैं अपने हॉस्पिटल में, अब वो भी मना कर देगा कि वैकेंसी नहीं खाली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप लोग दोस्ती बनने पाओ, क्या करो मेहनत, वरना काम नहीं आएगी दोस्ती बाद में। अगले देखो अगले देखो क्या है, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रपोज किसने दिया था बेटा सिंगर एंड, और कब दिया था 1972, ठीक है 1972 में। ये कह रहा है वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा आइस, देखा आइस जब वो पानी के ऊपर होता है तो आपने देखा थोड़ा बहुत ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे ये तो क्योंकि यहाँ क्वासी फ्लूइड नेचर होता है ना इसका सेल मेम्ब्रेन का, तो ये भी कैसे करता है मूवमेंट करता है। यहाँ पे देखो क्या है अकॉर्डिंग टू दिस लिखा है क्या क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। This ability to move within the membrane is measured as its fluidity। इससे हमें पता लगता है कि इसका ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होती ना पूरी तरीके से लिक्विड होता है मेम्ब्रेन, बीच का हम बोल सकते हैं क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है कि अर्ध तरह जेली लाइक स्ट्रक्चर मान लो, ये जेली होता है जेली उसके लाइक स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का, ठीक है इसीलिए इसको बोला है क्वासी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगले कह रहा है बेटा द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन लाइक। अब यहाँ पे स्टर्म नाउ पहला कह रहा है सेल ग्रोथ। अगर ये बेटा सॉलिड होती तो क्या सेल ग्रोथ कर पाती, बताओ कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। जैसे मैंने कहा था सेल डिवीजन होता है तो उससे पहले सेल ग्रोथ करती है, कौन से फेज में आई फेज में। अगर उस टाइम पे सेल ग्रोथ नहीं करेगी तो सेल डिवाइड ही नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ सेल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है कौन सा नेचर क्वासी फ्लूइड नेचर। अगले कह रहा है दूसरा है बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन। इसका मतलब होता है दो सेलों के बीच जंक्शन,
इसके बाद तीसरा है सीक्रेशन, चौथा क्या है बेटा एंडोसाइटोसिस, और पांचवा क्या है सेल डिवीजन। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि क्वासी फ्लूइड नेचर होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होगी ना, तो इस चक्कर से बहुत ज्यादा सेल को क्या मिलेगा फायदा मिलेगा। पहला तो फायदा ये होगा सेल ग्रोथ करेगी, सेल ग्रोथ करेगी, दूसरा सेल डिवीजन में हेल्प करेगी, तीसरा सीक्रेशन में हेल्प करेगी, चौथा एंडोसाइटोसिस। अगर एंडोसाइटोसिस मतलब जानते हो क्या होता है, सेल के अंदर किसी चीज का जाना, तो क्या कहलाता है एंडोसाइटोसिस। क्लियर। तो इन सब में क्या होता है हेल्पफुल होता है क्वासी फ्लूइड नेचर। अब अगले देखो बेटा क्या क्या फायदा होते हैं वो देख लो। कह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। भाई सबसे ज्यादा फायदा तो यही होता है, या इसका काम ही ये होता है। आप लोग खुद बताओ ये देखो, अगर बेटा ये क्या है, ये सेल मान लो, ये भगवाना मान लो इसके पास क्या है, ये मेम्ब्रेन है, क्या है मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ भरा हुआ है और यहाँ पे कुछ भरा हुआ है, सही है। तो आप लोग बताओ अगर इधर ये मेम्ब्रेन क्यों लगाई है मैंने, कि दो चीजों का सीक्रेशन कैसे हो वो डिसाइड करेगी ना मेम्ब्रेन। अगर ये परमेबल होगी तो सब कुछ इधर आराम से जाएगा, अगर ये इम्परमेबल होगी तो कुछ नहीं जाएगा, और अगर सेलेक्टिवली होगा तो सेलेक्टिव चीजें जो बनेंगी वो इधर जाएंगी। समझ गए आप लोग। तो इसका काम ही क्या होता है, मेन काम क्या होता है बेटा, कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी, मतलब लेके नहीं जाती है लेकिन होता तो इसी से है। भैया आप लोग बताइए गेट क्यों लगा हुआ है, ये वाला गेट, आप लोग घर पे गेट क्यों लगवाते हो, चोर ना जाए, चोर ना जाए बेटा, इसलिए लगवाते हैं गेट घर पे कि जो लोगों को परमिशन हो वही लोग जाएं। अगर गेट का मतलब क्या होता है, ये तो होता है कि जो चीज जाएगी यानी कि उससे ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब उसके थ्रू कि जो चीज जाना चाहेगी वो जाएगी, जो चीज नहीं जाना चाहेगी वो नहीं जाएगी। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग एक बात सुनो, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीजें जाना। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो टाइप का होता है, किस टाइप का होता है मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर ये पढ़ लेंगे। एक ट्रांसपोर्टेशन जो होता है चीजों का बेटा, अच्छा आप लोग ये बताओ, आप लोग ये जानते हो सॉलिड क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सब लोग जानते हो। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस, और सॉल्वेंट क्या होता है, घुलने वाला। हाँ तुम बताओ, जो छोटे पार्ट में टूट जाए वो सॉल्वेंट होता है। कोई अच्छा सा मुझे बताओ, इससे मेरा दिल खुश हो जाएगा। नहीं आपने सही बताया, सॉल्यूट निकाल देंगे तो सॉल्वेंट हो जाएगा, और सॉल्यूशन में से सॉल्यूट निकाल देंगे तो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मुझे कैसा लगेगा कि क्या निकालूं चलो मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा देखो अगर शरबत है, शरबत ठीक है, आप सुनो तो ठीक है देखो मैं बताऊँ आपको, काफी अच्छी बात मैं बताऊँ। वैसे मैं केमिस्ट्री मैंने बहुत नहीं पढ़ी है लेकिन कुछ चीजें आती हैं मुझे। जो ज्यादा होता है क्या होता है, ज्यादा वो हमेशा क्या होता है सॉल्वेंट, और जो हमेशा कम होता है वो क्या होता है। इसीलिए हमेशा लगभग हम लोग वाटर क्या मानते हैं, सॉल्वेंट, और चीनी क्या मानते हैं, सॉलिड। ये बात समझ गए आप लोग, सॉलिड और सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे एक और करो बेटा, यहाँ पे देखो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किन चीजों का होगा, दो का, एक तो होगा सॉलिड का, यह होगा सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है बेटा पैसिव। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मतलब होता है उसका मतलब सिंपल सा होता है जहां पे एनर्जी लगे। क्या लगे बेटा, एनर्जी। जैसे अगर मान लिया एक भगोना है और यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा अगर ये मेम्ब्रेन है, अब आप लोग इधर अगर लिक्विड कम है, क्या है कम, और इधर क्या है ज्यादा, आप लोग बताओ कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, और इधर क्या है कम। अगर मुझे इधर से कुछ इधर भेजना पड़े तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी। किसकी पड़ेगी, अगर ये एनर्जी की जरूरत पड़ रही है मुझे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा, एक्टिव। अब दूसरा भगोना है, सही है, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी है, यहाँ पे क्या है ज्यादा सॉल्वेंट कुछ भी मान लो ज्यादा है, यहाँ पे क्या है कम। अब आप लोग बताओ अगर ये अपने आप से ट्रांसपोर्ट हो जाए, इधर से चीजें इधर अपने आप हो जाएं, तो इसका मतलब यहाँ बताओ कि एनर्जी लगेगी, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, पैसिव। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो तुम्हारा होता है ऑस्मोसिस
और दूसरा क्या होता है? डिफ्यूजर। आप लोगों ने देखा होगा जब आप गुब्बारा पे होता है, अगर आप उसे छोड़ोगे तो हवा किधर जाती है? अंदर से बाहर। कहाँ जाती है? और अंदर से बाहर क्यों जाती है? अंदर होता है हाई प्रेशर और बाहर कैसा होता है? लो प्रेशर। यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और बताओ उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजर। क्या बोलते हैं? अगर मैं बायोलॉजी की भाषा में बोलूं तो आपने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हो, तो वहां पे भी तो हमें कंडीशन रखनी पड़ती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी कि आप लोग जब इंस्पायरेशन करते हो तो बाहर का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा, और अंदर क्या करना पड़ता है? कम। तभी तो हम थोड़ा सा चैम्बर को इंक्रीज करते हैं जिससे अंदर का प्रेशर क्या हो जाए? कम। हाई प्रेशर टू लो। तो हमेशा ध्यान रखो, जहां पे एनर्जी खर्च होगी वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जहां पे एनर्जी खर्च नहीं हो यानी कि जो अपने आप हो जाए उसे क्या बोलते हैं बेटा? पैसिव। और इसका एग्जांपल क्या है? ऑस्मोसिस और अच्छा, ऑस्मोसिस और फ्यूचर बताएगा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है बताओ? इसकी हिंदी शायद मुझे नहीं पता, लेकिन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में आप लोगों को डिफरेंस बताओ। जैसे मैंने बताया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? फिर ऑस्मोसिस कैसे बोलते हैं? हाँ क्या? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बेटा, समझो। हाँ इधर देखो, अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करेंगे, क्या? जैसे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो, तो वहां पे हमेशा क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? और जब मैं करता हूँ बात हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वहां पे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। समझ गए आप लोग? ठीक है। इसके बाद देखो, अगर ये उल्टा होता तो इसके यहाँ पे क्या है? एक्टिव, और ये सीधा हो रहा है तो पैसिव। जब सिंपल भाषा में आपको ध्यान रखना, जब कोई चीज हाई टू लो जाए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जब कोई चीज लो टू हाई जाए तो एक्टिव। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक्टिव का एग्जांपल क्या है? जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। आपको पता है जब हम लोग न्यूरॉन्स का वो पढ़ेंगे ट्रांसमिशन, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। देखो यहाँ पे आप लोग इसे पढ़ लें, ये सब यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट्स। यानी कि इससे होकर क्या जाते हैं? मॉलिक्यूल्स जाते हैं। दूसरा कह रहा है बेटा द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। कौन सी होती है? टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। उसको क्या बोलोगे? पैसिव। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स विदाउट किसी एनर्जी के अगर मेम्ब्रेन से आर पार जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या बोल देंगे हम उसे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है? कह रहा है नेचुरल सॉलिड में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा, सिंपल डिफ्यूजन कहूंगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये किसके कैसे काम करता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन मतलब समझ रहे हो? देखो इधर देखो बेटा, एक बार बताओ, इधर देखो, यहाँ पे अगर पानी में ज्यादा कर दूं, बहुत ज्यादा, और यहाँ पे बहुत कम कर दूं, तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन क्या बढ़ नहीं गई? वाटर कंसंट्रेशन। और इसकी क्या हो गई? कम। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वाटर का वो ज्यादा तेज होगा कंपेयर टू अगर मैं थोड़ा सा कम कर दूं यहाँ पे पानी, इतना कर दूं तो पे। समझ गए आप लोग? मतलब ये कह रहा है कि ये किसके अगेंस्ट काम करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगले कह रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जानते हो आप लोग? पहले बताओ सभी लोग। जैसे एक चीनी का शरबत है हाँ ऐसे बोल सकते हो, सही है, ऐसी भाषा में याद रखा करो। जैसे शरबत है और एक पानी है, तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? शरबत की। अच्छा, जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आपको ये तो आपको पता होगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। आप लोग को ये तो पता ही होगा, हाइपर टू हाइपो जाता है या हाइपो टू हाइपर जाता है, पता है आपको? अच्छा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बताना? हाँ, थोड़ा केमिस्ट्री आपको पढ़ाई दूं। अच्छा मैं बेटा जानता हूँ बहुत अच्छी केमिस्ट्री, ध्यान रखना, इससे मुझसे कोई सवाल ऐसा मत करना। इधर देखो, ये गिलास है, क्या है? और ये गिलास क्या है? ये लग रहा है गिलास है? अब तो लग रहा है गिलास है, अब लग रहा है गिलास है। इधर देखो, अरे ठीक है, तो नहीं लगेगा बेटा, अब लग रहा है, देखो चाय गिलास है। इधर देखो, अरे इधर देखो, आप लोग ये बताओ, इसमें एक सॉल्यूशन है, क्या है? और एक सॉल्यूशन इसमें है, ठीक है बेटा? मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इधर देखो,
यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों होंगे, यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों होंगे। अगर यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, क्या है बेटा, और सॉल्वेंट क्या है, कम है, और इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, क्या है, कम है, और सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। तो आप बताओ ये वाला सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा है, इधर वाला, और ये वाला कौन सा है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं, हाथ खड़ा करो। ये कह रहे हैं बेटा, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये कह रहे हैं ये वाला सब हाइपरटोनिक है, ठीक है ठीक है, हाँ तुम कह रहे देख लिया मैंने। इसके बाद बेटा ये, और ये वाला कौन सा है, हाइपोटोनिक है। इनका कहना ये है, ठीक है। नाम क्या है आपका, साजिब का ये कहना है कि ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपोटोनिक। अब आप लोग बताओ इस बात से कितने लोग सहमत हैं। चलो एक आरती और हो गई, और बताओ, समर्थन दो बेटा, बकाया में उल्टा मान लूंगा ना फिर। इधर देखो, ये मैं कहना चाहता हूँ, इस वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे। अच्छा ये तो आप समझ जाओगे, कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी और इसकी क्या होगी, कम होगी, ये तो पता है आपको। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 3 टाइप के सॉल्यूशन आप बताए थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो मैं ये बोल रहा हूँ हाइपर कौन सा होगा, हाइपो कौन सा होगा। ये बच्चे सहमत ही नहीं है, ठीक ठीक है बेटा। इधर देखो, इधर देखो, वो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। ये वाला कौन सा है, हाइपरटोनिक, और ये वाला कौन सा है, हमेशा ध्यान रखो, ऐसे ध्यान रखना हमेशा। ये हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और ज्यादा क्या, सॉल्यूट, तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। और हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, और क्या कम। अब आप लोग बताओ, अब दूसरी बात बताओ बेटा, तुम ही बताओ, ये बताओ अगर मैं ये बोलूं कि मूवमेंट जो होगा वाटर का वो किधर से किधर होगा, हाइपो टू हाइपर या हाइपर टू हाइपर, हाइपो टू हाइपर, समझ गए सब लोग। अगर देखो इधर देखो, अगर सॉल्यूट और ये देखो बेटा, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर होते दोनों में, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होते, आइसोटोनिक। क्या होते, आइसोटोनिक। समझ गए ये बात। तो इसका मतलब आप लोगों से वो ऐसे ही मिलेगा, ध्यान रखना इस टॉपिक से, कि बताओ कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन की बात हुई इसलिए मैंने समझाया आपको, ठीक है। मैं केमिस्ट्री नहीं सिखा रहा हूँ, बायोलॉजी सिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे वो पूछेगा कि बताओ हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक जाएगा या हाइपो टू हाइपर जाएगा। इतना बात आपको पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। क्लियर हुआ। क्योंकि यहाँ किसके तरह काम हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम हो रहा है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्टिव को पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अगर लो टू हाई हो रहा है इसका मतलब तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप लोग गधो ये बताओ, अगर आप पहाड़ पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे बाइक से जा रहे हो, किससे जा रहे हो, बाइक फोटो दी क्या बात है आप लोग किससे जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, सही है। तो ये बाइक है, सही है, और आप लोग बैठे हो इससे, ठीक है। अब ये बताओ, अगर आप लोग इधर से इधर जाओगे तो एनर्जी लगानी होगी नहीं होगी, सही है। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव, और उधर से आओगे तो अपने आप आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो इसे पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। अब क्या इसमें करने बचा, इधर बात मत करो। अगले कह रहा है नेचुरल सॉल्यूट्स may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient against the along the, ठीक है। कह रहा है from high concentration to low, water may also move across this membrane from higher to lower concentration। आपको पता है जहां पानी ज्यादा होता है कम की तरफ अपने आप जाता है, तो इसका मतलब यही तो होगा कि वहां पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस। क्या हो रहा है बेटा, अगले देखो, कह रहा है मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड osmosis as the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid barrier they require a carrier protein। और मैंने कहा था प्रोटीन इसी चक्कर से लगाई है, जिससे वाटर का मूवमेंट होता है वो नहीं होता है, और जब प्रोटीन लगी होगी तो बीच में उससे क्या होता है, वाटर का मूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि प्रोटीन कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, कैसा होता है, और लिपिड कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, सही है। इसके बाद देखो अगले बेटा कह रहा है एज द, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक बात और ध्यान रखना, जो हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं, वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। सिंपल का मतलब होता है जहां कोई प्रोटीन ना हो
और बेटा फैसिलेट का मतलब होता है जहाँ पे कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले कह रहा है बेटा अ फ्यू आयंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? अगेंस्ट। किसकी बात कर रहा है? अगेंस्ट का मतलब हाई टू लो नहीं, लो टू हाई। तो बेटा कह रहा है देयर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन सच आ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है और कह रहा है विच एटीपी यूटिलाइज मतलब एटीपी खर्च होंगे यहाँ पे एंड इज कॉल्ड एक्टिव। और इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। जब हम लोग नर्व इंपल्स पढ़ेंगे ट्रांसफर होती है तो वहां पे बताऊंगा पंप का कैसे करके ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम और पोटेशियम का। आपको पता होगा जब भी कोई बेटा इंपल्स जनरेट होती है तो वहां पे आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है। क्या होता है? आयंस का एक्सचेंजमेंट। तो वहां पे कुछ हमारी मेम्ब्रेन पे पंप लगे होते हैं जिसमें सोडियम पोटेशियम पंप भी होते हैं। इसके बाद चैनल होते हैं, ये भी आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं। तो जो पंप काम करते हैं वो कैसे करते हैं? अगेंस्ट कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ? तो आप लोग पहले बताओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये क्या है समझ आएगा? क्लियर? और ये सब किसमें होते हैं? किसके अगेंस्ट होते हैं? मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन के साथ में काम करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर बच्चों को ये लग रहा हो कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या है तो आपको मैं बता दूं, जब हमारी इंपल्स होती है, इंपल्स जब जनरेट होती हैं, जैसे मैं अपने आप को टच कर रहा हूँ यहाँ पे और मुझे पता लग रहा है कि मुझे टच कर रहा है तो इंपल्स जनरेट हुई। जब इंपल्स ट्रांसफर होती है तो हमारा जो एक्सॉन होता है, कौन सा रीजन? एक्सॉन। वहां पे आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है और वो किसके थ्रू होता है? सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। क्लियर हुआ? वहां पे हमेशा काम होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्लियर? सब लोग ये बताओ आपको इसके सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्लियर हुआ? क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग एक बार रिवाइज करो। ऐसी बोतल ला के लग दिया करो यहाँ पे। बोलो मत, मैंने पढ़ने के लिए बोला है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनकी बायोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, अच्छी है लगूँ मैं, तो आप थोड़ी और मेहनत करो अच्छे से और फेस केमिस्ट्री पे फोकस करो तो आपका सक्सेस हो जाएगा। और इतनी तो मेहनत कर ही लोगे तो बीएमएस दे लो गवर्नमेंट। सही है? अगर इतना अच्छा आपने स्टार्टअप किया है। आप लोग ऐसे मान लो कि आप लोग को एनसीईआरटी तक नहीं है, बस दोनों ये करते चार्ट जाओ एकदम। चार्टिंग का मतलब है कि लाइन टू लाइन पढ़ लो। आप लोग ये भी बताओ कि कौन सा डायग्राम कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? और मैं लास्ट में ये भी पूछूंगा कि डायग्राम कौन से पेज नंबर पे है, ठीक है? और इतना अगर आपने पढ़ लिया तो फिर भला हो जाएगा आपका भला, ठीक है? और भला करना जानते हैं तो इतना करना पड़ेगा। बेटा आप लोग 6 घंटे पढ़ते रहो लगातार? कितने घंटे पढ़ रहे हो? हैं? कुछ लोग बेटा बहुत पढ़ते हैं यहाँ पे। हमारे साथ बैठा रत्नेश, वो बहुत पढ़ता है। कौन रत्नेश? ये हाँ तो मेहनत करनी चाहिए, उसमें क्या है बेटा? ऐसा ना कि पढ़ना चाहिए। और देखो आप लोग मेहनत करते रहो, ये मत सोचो मेरे नंबर कितने आएंगे कैसा क्या होगा। मेहनत करो अच्छे से।
जो जितना ज्यादा पढ़ ले समझ लो उतना इसका भरा हो जाएगा। सही है? तुम्हारा नाम क्या है? सुशील। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कम से कम 15 बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो अगर मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें 300 प्लस नंबर ले आएंगे वायरली बड़े आराम से। ऐसे 15 बच्चे लगूंगा हैं जो मेरे नजर में लग रहा है 15 बच्चे तो है मतलब जो 300 प्लस नंबर ला सकते हैं बड़े आराम से। और ऐसे ही बच्चे हो सकते हैं कि जो लगभग पूरे नंबर ले आए, ये 2-4 क्वेश्चन ही गलत हूँ धोखे धागे से, ऐसा है बच्चा है? काफी बच्चे हैं। मैं बड़ा टेस्ट सुना दूंगा। तो मेहनत करो अच्छे से। चलो पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ लिया? ठीक, किसी को कोई डाउट है बताओ? डाउट है? नहीं है? चलो देखो मैंने क्या क्या बताया आपको, ध्यान से सुनो। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपको पता है क्वासी फ्लूइड नेचर होता है इसका। सही है? इसके बाद बताया था मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, जैसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके बाद जो यहाँ पे स्टडी किया था वो किसकी किया था? आरबीसी मेम्ब्रेन। किसकी किया था? आरबीसी किया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो लिपिड होता है बाइलेयर में अरेंज होता है, जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो आउटर साइड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है इनर साइड। ये सब आपको पता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट का काम होता है, तो जैसे आपने देखा एक्टिव और पैसिव। ठीक है, इतना ही सही है। अब हम लोग बात करेंगे सेल वॉल की। इसकी बात करते हैं। और सेल वॉल का मतलब होता है कोश का भित्ति। बेटा आपको बताइए प्लांट सेल का यूनिक फीचर होता है, यानी कि प्लांट सेल में होता है ये, और हम सेल वॉल देख के बताते हैं कि कोई प्लांट है या फिर एनिमल है। एक बार बताओ, अगर मैं फंगस आपसे पूछूं फंगस प्लांट है एनिमल तो क्या बोलोगे? प्लांट बोल देते हो आप लोग। क्यों बोला आपने? क्योंकि उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर वैसे सेल आपको बताया फंगस तो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते ना, फंगस कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक। और अगर फंगस हेटरोट्रॉपिक होते हैं और अगर उनके पास सेल वॉल ना होती तो हम लोग किसमें काउंट करते हैं? एनिमल में। किसमें करते हैं? लेकिन हम उसमें किसे काउंट करते हैं? प्लांट में, क्योंकि उनके पास क्या है? सेल वॉल। ऐसे एक बोलो मत बेटा, ऐसे बैक्टीरिया को भी मैं एक टाइप का प्लांट मान सकता हूँ, क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी क्या होती है? सेल वॉल होती है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बैक्टीरिया भी प्लांट और एनिमल के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक। ये बात समझ गए आप लोग? इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो आपको पता है सेल के अंदर सेल वॉल का काम क्या होता है? भाई सेल वॉल का मतलब होता है ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, तो सेल वॉल का जो मेन काम होता है वो होता है प्लांट को सब प्रोटेक्ट करना, मतलब बचाना। हाँ, सेफ देना, एक सेफ मेंटेन करना, ये सब किसका काम होता है? सेल वॉल का। सेल वॉल की अगर हम बात करें ना, देखो तो ये सेल वॉल है। क्या है बेटा? आपने बनाई होगी बहुत ना, ऐसी होती है, ऐसी होती है। क्या हो गया? काम हो गया? क्या काम हो गया? यार देखो ये क्या है बताओ? ये है सेल वॉल। क्या है? आपको मैंने बताया था ये जो होता है मिडिल लैम्डा होता है। क्या होता है? अच्छा, ये जो होते हैं ये इनका काम क्या होता है? ये जो बाहर निकले हुए हैं ये क्यों है? ये क्या है बेटा? ये नेबरिंग सेल है। देखो अगले सेल ऐसी होगी फिर दूसरी, नहीं समझ रहे हो? तो ये पड़ोसी सेल है, ये ऐसे तो होगा अगले, इसके बाद ये ऐसे होगा, मतलब ऐसे तो होगा। तो ये क्या है? पड़ोसी सेल है, जो इसलिए छूटे हुए हैं। इसके बाद आपको बताइए ये से क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन और ये हो गया मिडिल लैम्डा। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। पढ़ लो इसके बारे में क्या है। देखो क्या क्या है यहाँ पे। कह रहा है एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल, यानी कि जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? कौन होता है? सेल वॉल। फॉर्म एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। और किसमें होता है बेटा? फंजाई एंड प्लांट्स में। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection।
यानी कि ये कह रहा है कि सेल वॉल का काम ये नहीं होता खाली कि प्रोटेक्ट करना, इसका काम ये भी होता है कि उसको डैमेज से बचाए प्लांट को, प्लांट डैमेज ना हो, ठीक है, इसलिए भी होता है, और इन्फेक्शन ना हो इसलिए भी होता है, क्योंकि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद कह रहा है इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, देखो ये सेल टू सेल इंटरेक्शन नहीं करवा रहा है। और अगले कह रहा है बेटा एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और ये बेटा बैरियर भी है एक टाइप का कि कोई भी अनडिजायरेबल का मतलब होता है जो सेल को नहीं चाहिए वो मॉलिक्यूल इसके अंदर ना जाए। समझ गए आप लोग? तो क्या काम हो गया, पहला सेफ, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट, तीसरा नेबरिंग सेल को कनेक्ट रखना, चौथा अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर ना जाना। ये सब काम किसके होते हैं, सेल वॉल के। किसके होते हैं? और सेल वॉल ही मैंने बताया था यूनिक फीचर होता है किसका, प्लांट्स का। किसका होता है? प्लांट्स का। अगले कह रहे हैं एल्गी हैव अ सेल वॉल, भाई एल्गी के पास भी सेल वॉल होती है, होती नहीं होती है? कह रहा है मेड ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी होती है? गिलैक्टन्स और मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट बाय इन अदर प्लांट इन कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। एक बात ध्यान रखना, जो ट्रू सेल वॉल होती है वो हमेशा किसकी होती है, सेलुलोज की। अच्छा बताओ बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। किससे होती है? इसके बाद फंगस की काइटिन और प्लांट की सेलुलोज। अब वैसे बहुत सारे टाइप्स बनी होती है, ठीक है, लेकिन जो ट्रू सेल वॉल होती है वो हमेशा किससे बनी होती है, सेलुलोज, ठीक है। कह रहा है हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। कह रहा है द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ व्हिच ग्रेजुअली क्या लिखा है, diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell. कह रहा है middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which hold of glue the different neighboring cell। आपको बताया together the cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata होता है which connect the cytoplasm of neighboring cell। आप लोग बताओ ये वाली सेल हो गई ये, और ये वाली सेल ये हो गई, तो कनेक्ट जो कोई चीज जाएगी तो इसी जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और यहाँ पे जो नेबरिंग सेल से कनेक्ट रख रहा है वो कौन रख रहा है बेटा, मिडिल लैमेला है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है आपको, सेल वॉल के बारे में क्या पढ़ोगे, क्लियर? तो सेल वॉल प्लांट का यूनिक फीचर होता है, प्लांट सेल का। सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो सेल को सेफ, मेंटेन, डैमेज होने से, इन्फेक्शन होने से, नेबरिंग सेल को जोड़ने से, वो सॉरी ये डैमेज होने से बचाता है, इन्फेक्शन वगैरह से, उसके बाद नेबरिंग सेल से जोड़ता है। सही है? तो सर इसको हम प्लांट की इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं ना एक टाइप से? हाँ बोल सकते हो, इम्यूनिटी को नहीं बोल सकते, बोल सकते हो भैया से। जैसे आपकी बॉडी में स्किन होता है, किसका काम करती है, इम्यूनिटी का। किसका काम करती है, इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी जानते हो क्या होता है, रोगों से लड़ने की। अब फाइटिंग नहीं, ऐसे वाली फाइटिंग नहीं, वैसे अगेंस्ट डिजीज। हाँ जैसे आप लोगों को स्किन है अगर आपके पास, तो आप लोग कहीं भी चले जाते हो, कोई भी आपका कोई भी एंटीजन आपको खतरा नहीं करता। अगर स्किन जरा सी बेकार हो जाए तो इसका मतलब आपको बहुत जल्दी क्या लग जाएगी, बीमारी लग जाएगी, बीमारी। सही है? आपने देखा होगा पेशेंट चल जाता है, उसका स्किन चल जाता है तो देखो कितना कठिनाई होती है उसे, और उसको हमेशा कैसे रखते हैं, बांध के, पट्टी से बांध के रखते हैं, और वहां पे कहते हैं मच्छरदानी रखना इसे हमेशा, ठीक है। अगर मक्खी बैठ गई तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है? और स्किन एक बहुत अच्छा बैरियर काम करती है, बैरियर का, यानी कि स्किन इसीलिए किसका, कौन सी इम्यूनिटी में आती है, इननेट। कौन सी इम्यूनिटी में आती है, इननेट, जो हमें मां से मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई इसका चार्ज नहीं जाता है, ठीक है। चलो अगले हम लोग पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और जिसमें पहला कौन है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक पॉइंट है वो है तुम्हारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं देख लो एक बार। अच्छा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब पता है क्या होता है, पहले समझो। ऐसे ऑर्गेनेल्स जो कोऑर्डिनेट मैनर में काम करें। आप लोग कोऑर्डिनेट मैनर जानते हैं क्या होता है, जो जो एक दूसरे के बिना काम ना कर सके, वो करेगा तो हम करेंगे, इसके बाद वो करेगा तो हम करेंगे। सही है? ये मैनर कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेट मैनर। तो इस कोऑर्डिनेट मैनर में जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं उनको सबको अंतर्गत रखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें तुम्हारा क्या क्या आता है देखो बेटा। पहले कौन सा है तुम्हारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब थोड़े सीरियस हो जाओ बेटा, सीरियस हो गए। दूसरा क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या है, लाइसोसोम। और चौथा क्या है, वैक्यूल्स।
इसके बाद आप लोग इसे याद कर सकते हो, बताओ। मैंने कुछ ट्रिक बनाई थी इसकी, चलो बाद में बताऊंगा। हाँ सही है। देखो क्या क्या है बेटा, ये बुरा लगता है, पेपर में ध्यान रखना, यहाँ इस तरह बना लो। ये पूछेगा बताओ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहले क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स और चौथा वैक्यूल्स। इसका मतलब ये देखो ई इसका ले लो, सही है, और एल इसका ले लो और बी इसका ले लो, क्या बचा ओ। सही है, ध्यान रखोगे, सही है, ध्यान रखेगा, वैसे तो कुछ ट्रिकी बन जाएगी। चलो ठीक है, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो और बचे वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेट विद द अबव कंपोनेंट। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे कोई प्रोटीन बना, क्या बना, प्रोटीन या सीक्रेशन हुआ कुछ किसी का। इसके बाद आपको पता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या करता है, मॉडिफाइड, क्या करता है, और मॉडिफाइड करता है। तो उसके बाद आपको पता होगा जो लाइसोसोम होता है उसके फॉर्म में बाहर निकलता है, निकलता है, जिसे लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग, क्या बोलते हैं। इसीलिए ये जो ऑर्गेन्स है एक दूसरे कोऑर्डिनेट मैनर में काम कर रहे हैं, पहला करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर इनका कोई अलग काम नहीं है, अलग अलग। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया उसका अपना अलग काम है, क्या काम है, रेस्पिरेशन, मतलब उसका अलग काम है अपना। क्लोरोप्लास्ट का अपना अलग काम है, क्या काम है, फोटोसिंथेसिस। तो और वो ऑर्गेन्स कौन से, जो कोऑर्डिनेटर मैनर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ से 100% क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऑर्गेन्स हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं है और कौन से ऑर्गेन्स हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हैं। क्लियर? तो सब बच्चों को याद हो गए, सबको सबको पूछूं? चलो मैं किससे पूछूं, किससे पूछूं, एक बार देख लो, लगा भी ना लगा हो, 1 मिनट दे रहा हूँ। मैंने ही बोला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो ऑर्गेन्स आते हैं जो कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, मतलब एक के साथ एक। जो अलग अपना काम करते हैं उनका अलग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अलग काम करता है, क्लोरोप्लास्ट अलग करता है, हाँ पेरोक्सोम अलग करता है, तो उन्हें बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो आते हैं कौन से आते हैं, जो नहीं आते हैं वो कौन से आते हैं, आप लोग जल्दी एक बार देख लो। यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% है। अच्छा लग रहा है पानी, अच्छा तो फिर अब हो गया, खत्म हो गया। बेटा ये बताओ, ये आपने याद कर लिए सबने? पूछूं मैं? किससे पूछूं बताओ, किसको याद है पहले बताओ। अबे हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहा, दोनों का क्या कर रहा है, तुम्हें इतना याद नहीं हो रहा है क्या? तुम बताओ। अरे तुम्हें याद क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेन्स आते हैं, कितने आते हैं? 4, जिसमें तुम्हारा लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, और बकाया जो होते हैं वो नहीं आते हैं। बस सिंपल सा तरीका, कौन कौन सा वो नहीं आते, वो तो उसके बकाया जो बचे वो नहीं आते। तो आप लोग ये अभी भी याद नहीं हो रहे हैं क्या? हो गए सबको? सही, सबको ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसे तुम करते रहोगे। अगले देखो, अब अगर इतनी बात याद नहीं हो रही, वो भी मैं 2 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, तो बेटा आप लोग ऐसा करो, एक मार्केट में आता है दिमागी मोबाइल। अच्छा अब मैं पूछता हूँ किसी बच्चे से, कौन बताएगा? बेटा आप बताओ, आपका नाम क्या है? हाँ क्या नाम है? नहीं पीछे, क्या नाम है? विक्रम। कहाँ से आते हो? देशनगर से। कौन सी क्लास में हो? 11 को? कुछ बैठ जाओ। तुम बताओ, तुम बताओ, ये बताओ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स आते हैं? नाम बता दो, एक का बता दो अच्छे का। लड़कियों ने कसम खा ली, बताऊंगे वो गलती बताऊंगे। हाँ हैं?
लाइसोसोम और हाँ गोल्जी कम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इतना डर रही है से कोई इंटरव्यू दे रही बहुत तगड़ा वाला। 1 घंटे से कह रहा हूँ याद कर लो तो ऐसे ऐसे बोलते कैसे बच्चे इतने डर रहा था। और बताओ इसका मतलब मुझे पता होता कि लेवल यहाँ पे कि कौन सा है। कहीं मैं पढ़ाता रहता हूँ जैसे आप लोग सोच रहे पता नहीं क्या है। चलो अब तो सबको याद होगा मुझे लग रहा है सबको। सही है आप बताना। तुम पीरा देखो तुम्हारा नाम क्या है? भावना। हाँ इधर नीचे मत देखो एक मेरे तरफ देखो और बताओ। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। हाँ वैक्यूम वैक्यूल्स बता रही हूँ। लाइसोसोम हाँ और गोल्गी और कौन से तो बता दिया तुमने। कौन से नहीं आते हैं वो बता नहीं सकते प्लस पता है। हाँ क्लोरोप्लास्ट। चलो ठीक है बेटा। अगर आप लोग ऐसे भी याद नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फायदा पढ़ने का। आप लोग बड़े इतनी मेहनत तो कर ही लो। सही है चलो अगले बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में 4 बातें बताऊंगा खाली, बकाया तो लोग पढ़ते रहना। इसे हम पढ़ाऊंगा मैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सुन लो। क्या क्या आपको ध्यान रखना है ठीक है। इधर देखो आप बेटा थोड़ी मेहनत करो आप लोग अच्छे से। इधर देखो ये समझ लो पहले। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये ईआर जो होता है इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं? ईआर। ये सेल है देखो ये सेल है बेटा। ये क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आउटर मेम्ब्रेन से ऐसे निकलता है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन किसकी? न्यूक्लियस की। इससे लगा होता है और ऐसे के स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे करके ऐसे होते हैं। और इस पे क्या होते हैं? राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं ठीक है। और राइबोसोम होते हैं इसीलिए इस वाले को जो बोलते हैं वो बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है। और इसके बाद एक और होता है बेटा जिसे जो खाली ऐसे होता है बस। और इसे क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है उसे बोलेंगे स्मूथ और उसके ऊपर राइबोसोम है उसे क्या बोलेंगे? रफ। इतना क्लियर है। एक बात और ध्यान लोकेशन ध्यान रखना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो न्यूक्लियस के पास होता है और स्मूथ ऐसे बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है ठीक है। इसका जो काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो होता है बेटा पहला जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। क्या होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है और राइबोसोम का मतलब ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरा इसका जो काम होता है वो होता है सीक्रेशन। यानी कि जो सेल जो न्यूक्लियस है उससे क्या चीज बाहर जा रही है क्या चीज अंदर आ रही है। दूसरा काम क्या हो गया बेटा? सीक्रेशन। और एक बात और ध्यान रखना बस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का जो मेन काम होता है वो होता है एक यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस। क्या होता है? जितने भी लिपिड हार्मोन वगैरह बनते हैं लिपिड सिंथेसिस होता है वो उसमें हेल्प कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस ये 4 बातें ध्यान रखनी है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बात करना है। क्या बताया मैंने? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसमें हेल्प करता है? लिपिड सिंथेसिस में। बस इतना ध्यान रखना है आपको ठीक है। रफ वाला होता है वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से टच होता है और जो स्मूथ वाला होता है वो मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच होता है ठीक है। अब किताब पे आते हैं। देखो यहाँ पे सब यही लिखा होगा। कहाँ गया? ये है। सही है बेटा पढ़े इसे। देखो ये वाला कौन सा है? रफ है। ये वाला कौन सा है? स्मूथ है। तो यहाँ पे देखो पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम और टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। किसमें भरे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और कह रहा है दिस इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या बोलते हैं? ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगले कह रहा है हेंस ईआर डिवाइड द
इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट ल्यूमिनल इनसाइड ईयर और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म वाली साइड वाले को बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। बेटा बोलो मत, आप लोग बोल क्यों रहे, वो उससे बैठ जाने दो। बढ़ा दिया तुमने इतना मत बढ़ा करो, तुम्हारे के नंबर आए। बैठ गए सभी लोग, बैठ गए? चलो अब आ जाओ। यहाँ पे ये कह रहा है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिवाइड होता है टू कंपार्टमेंट में, कितने, दो। ये होता है इनसाइड कंपार्टमेंट मतलब अंदर वाला साइड, और ये होता है आउटर कंपार्टमेंट मतलब आउटर वाला साइड। जो आउटर होगा वो साइटोप्लाज्म वाली साइड में होगा, अंदर वाला कैसा होगा, इनसाइड, यानी कि हम बोल सकते हैं इनसाइड ईआर के अंदर वाला साइड, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म। अगले कह रहा था ईआर ऑफन शो राइबोसोम अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक। यानी कि अगर इसकी सरफेस पे राइबोसोम हैं तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम तो क्या कह रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर अब्सेंट है तो बोलेंगे स्मूथ, और अगर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, रफ। अब हम लोग सेल के अंदर जो ऑर्गेन्स है उनके क्या क्या फंक्शन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग बताओ बेटा, आपकी सेल के अंदर या आपकी बॉडी में जो भी चीज बन रही है वो बन तो सेल के पास ही रही है, भाई सेल के अंदर तो बन रही है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो हमारे हर सेल में है, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी की आधी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ये जेनेटिक मटेरियल है तो हमारी हर सेल में है, तो इसका मतलब हम लोग हर सेल का एक एक ऑर्गेन्स का क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन, कि उनका सेल के अंदर क्या फंक्शन होता है और वो क्या किस चीज में हेल्प करता है। अगले कह रहा है बेटा, देखो ये कह रहा है RER is frequently observed in the cell actively involved in the protein, अंडरलाइन करो से, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हेल्प करता है वो करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और दूसरा किसमें करता है, सीक्रेशन में, बताया था अभी मैंने। और दूसरा कह रहा है दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। इसका अटैचमेंट होता है वो होता है आउटर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से। क्लियर हुआ? अगले कह रहा है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। और कह रहा है इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोगों को दो बातें ध्यान रखनी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और स्मूथ वाला किसमें करता है, लिपिड सिंथेसिस में, यानी कि जितने भी तुम्हारे लिपिड हार्मोन होते हैं उनको बनाने में हेल्प कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या समझ में आया, पहला सीक्रेशन और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। मैंने कल भी समझाया था आपको कैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है राइबोसोम। मैंने कहा था राइबोसोम का काम होता है खाली जहां पे अमाइनो एसिड की चेन बनती है, और अमाइनो एसिड की चेन को ही तो बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन कहां बन रही है, राइबोसोम के पास। mRNA कहां से आता है, डीएनए के पास से। कहां से आता है, डीएनए के पास से आता है mRNA, जो कोडॉन यानी कि लेके आता है। आपको ये बताऊंगा बाद में, सीक्वेंस को कोड करके लेके आता है कि आपके अंदर जीन कौन से है डीएनए के अंदर, और वो लाके किसको देता है, राइबोसोम। और राइबोसोम के पास क्या बनती है, चेन, किसकी, अमाइनो एसिड की, और वही तो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए हेल्प करते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कौन करता है, राइबोसोम। कौन करता है, क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप लोग एक बार बेटा इतना हमने अभी पढ़ा है सब रिवाइज कर लो। करो रिवाइज करो दीदी। बेटा रिवाइज करने का मतलब ये होता है रिवाइज किया करो और बाद में पूछा करो कि सर ये वाला डाउट अभी हमारा रह गया है। ऐसा नहीं खाली कि किताब से रामायण पढ़ ली कुछ भी कुछ नहीं रह गया।
स्मूथ का कार्य क्या जो स्मूथ रेटिकुलम है उसका कार्य जैसे सर क्या है? लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करना। लिपिड जितने हार्मोन बनते हैं हमारे लिपिड हार्मोन जिन्हें बोलते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। आपने देखा होगा जब आपने वो भी सुना होगा जब कोई बॉडी बिल्डर होता है वो लेता है स्टीरॉयड, इसके बाद जो वर्क करते हैं एक्स्ट्रा वो ले लेते हैं कभी कभी। वो सब हार्मोन जो हमारी बॉडी में बनते हैं स्टीरॉयड हार्मोन वो सब किससे बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, और सब लोग बेटा पढ़ाई करो मेरे से। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो? सर कुछ ऐसा होता है जैसे अभी तक तो क्या हुआ कि हमने अपनी शांत रहो, सब लोग सुन लो। हिंदी वाली एनसीईआरटी जो है दोनों हमारी रिवाइज है, तो हमें पता भी है उससे जो पूछेगा हम बता सकते हैं। इसमें क्या है कुछ इंग्लिश के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा कुछ कहीं की जगह। ठीक है, तो वो अपना कोई दिक्कत नहीं, हिंदी के दोनों कॉम्बिनेशन बना के रखो ऐसे कोई दिक्कत हिंदी के लिए तैयार किया इस पे है। ठीक ठीक। तो क्या होता है कि इंग्लिश के बारे में हम बोल नहीं पाते, इसीलिए हम बना रहे हैं कि हमें नहीं पता है। अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, टेस्ट में ऐसा नहीं है सर, मैं समझ रहा हूँ। और इनके अच्छे नंबर भी आए थे नीट में, सही है बेटा। तो आप लोग मेहनत करो और नीट में उसी अच्छे नंबर आएंगे तो बहुत मेहनत करेगा। ठीक है, तुम पढ़ रही हो? कितने पढ़ती हो? हैं? 1 बजे तक? कितने बजे स्टार्ट करती हो पढ़ना? बेटा ये आप लोग कम से कम 5-6 घंटे जाके पढ़ो। ठीक है, कम से कम, ये बहुत कम बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, कभी मन हुआ कभी नहीं पढ़ा, ये मत करो सब ड्रामे। ठीक है, अगर पढ़ाई करनी तो अच्छे से करो। आरती तो पढ़ती रहती है पूरे दिन ऐसा। और तुम पढ़ रही हो? कितनी मेहनत कर रही हो? सर मेरा पूरा दिन ही हो जाता पूरा दिन? क्योंकि 9 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन क्लास चलती है, फिर 2 बजे से 5 बजे यहाँ पे, फिर जो 1 घंटे की क्लास रह जाती है जाके वो करो, फिर बाद में सेल्फ स्टडी। हाँ सही है, पूरे दिन पढ़ाई करो बेटा। ठीक है, और सब बच्चे अच्छे नंबर लेके आना। हाँ बताओ। देखो ऑस्मोसिस का मतलब होता है जैसे हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, बोल देंगे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हम वहां भी बोल सकते हैं जैसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वहां पर हाँ प्रेशर के लिए दवा हम डिफ्यूजन यूज करते हैं। लेकिन दोनों ये देखो दोनों डिपेंड कंसंट्रेशन भी करते हैं, चाहे ऑस्मोसिस हुआ चाहे वो डिफ्यूजन हुआ। लेकिन जैसे प्रेशर कहीं पे यूज हो रहा है तो हम लोग वहां पे हमेशा क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस वहां बोलते हैं जहाँ पे वाटर वगैरह का मूवमेंट होता है। ठीक है, और बताओ बेटा किसी को डाउट हो? और बताएं आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हो, सब लोग क्वेश्चन लगाते रहो साथ साथ बेटा। और आप लोग क्वेश्चन लगाओ और बार-बार एनसीईआरटी को रिवाइज करो। ठीक है, ठीक है, इस बार कल मिलते हैं। कल कहाँ है? कल वहाँ क्या है? 15 अगस्त है। 15 अगस्त लड्डू बेटा क्या चाहिए आपको? लड्डू चाहिए?